हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी भी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है 4-5 दिन एग्ज़ाम बचे हैं, तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा ताकि इसी बार आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि आगे वैकेंसी आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो आइए फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? निगेटिव एंड पॉजिटिव का विशेष ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगे। तो ऑप्शन है संवेदी प्रेरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण या औपचारिक प्रचलन। तो पूछा है कौन सा नहीं है, तो चक्रीय चरण जो है वो नहीं है। सेकंड नंबर देखिए, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है अधिगम, मानसिक कल्पना, विचारण या संकल्पना। तो क्या पूछा है? जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? तो वो विचारण कहलाती है, अर्थात थिंकिंग। थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ भी निगेटिव पूछा है। तो ऑप्शन है क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, आसीन जीवन शैली या पठन करना। तो पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो पठन करना जो है वो नहीं होता है। अगला है, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो डार्विन, सेफर, जेरसेड या स्पेंसर। तो किसके द्वारा? ये डार्विन के द्वारा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से हैं? शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा कार्यविधि शिक्षक, महत्व शिक्षक, वस्तुनिष्ठ। तो आप सभी ने पढ़ा होगा टीचर स्टूडेंट एंड करिकुलम जो होते हैं वो शिक्षा के मुख्य 3 आधार। ये किसने कहा है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डिस्लेक्सिया कहते हैं पढ़ने में कठिनाई, गणित समझने में कठिनाई, वर्तनी लिखने में कठिनाई या प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। तो डिस्लेक्सिया मतलब पढ़ने में कठिनाई। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। डिस्कैल्कुलिया गणित में होता है और डिस्ग्राफिया लिखने में होता है। ठीक है, अगला है, बुद्धिलब्धि सिद्धांत निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो MA/CA इंटू में 100, CA/MA इंटू में 100, CA इंटू 100/MA या MA/BA प्लस, ये BA तो पहले ही कट गया, CA ये उल्टा हो गया और ऐसा होगा नहीं। तो ये क्या होगा कि मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू में 100। हमेशा याद रखिएगा, हो सकता है कभी कभी यहाँ प्लस दे दे तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कि मल्टी होता है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला है, आत्मसात करण है। ऑप्शन है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना या इनमें से कोई भी नहीं। तो आत्मसातकरण मतलब एस्युमुलेशन क्या होता है? तो ये होता है आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना। जैसे आप कुत्ता है, 4 पैर का कुत्ता और 4 पैर की बिल्ली सेम टू सेम है, लेकिन बच्चे को इसका ज्ञान नहीं है तो वो कुत्ते को भी बिल्ली ही समझता है। ठीक है, एक्मोडेशन जब आप चेंज करना सीख जाते हैं। ठीक है, अगला है 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? नेगेटिव याद रखिएगा, मैंने बार बार बोला कि नेगेटिव हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में। तो हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता या तीव्र मंदता। तो पूछा है कौन मानसिक मंदता के अंतर्गत नहीं आता? तो भाई मॉडरेट कैस नहीं होता है, हल्की हो सकती है, गंभीर हो सकती है और तीव्र हो सकती है, बट मॉडरेट ऐसा कुछ नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा और निगेटिव पूछा भी था। अगला है, व्यक्ति के चित्रों की एक श्रृंखला दी जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह डैश डैश प्रक्षेपी तकनीकी में प्रयुक्त किया जाता है। तो पूछा है व्यक्तियों को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है। जैसे सपोज दैट मैंने मान लो एक आपको झोपड़ी दिखाई जिसके आसपास बादल छाए हुए हैं, आसमान में पेड़ हैं, पेड़ों में कुछ फल लगे हैं, कुछ चिड़िया चहचहा रही हैं, कुछ लोग बैठे हैं। मैंने आपको एक चित्र दर्शा दिया। अब उस कहानी उसकी थोड़ी सी मैंने आपको थोड़ी सी पोएट्री बता दी। अब आपको उसके आधार पे आपको लिखने को बोला है मैंने, तो आप जो समझे होंगे उस आधार पे लिखेंगे। तो उसका क्या मतलब होगा कि आप क्या करेंगे? कथानक, संप्रत्यक्षण परीक्षण करेंगे या भूमिका निर्वाह, रोसार का या नाटकी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे आप? टी एट मतलब टेट। राइट आंसर हमारा
ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। यहाँ भी निगेटिव पूछा है, तो व्यक्तिगत इतिहास है, साक्षात्कार तकनीकी है, वास्तुसूची तकनीकी है, निर्धारण मापनी है। तो पूछा है आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, तो जो इंडिविजुअल हिस्ट्री होती है वो नहीं होती। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ दोस्तों, सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आई होप आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर इसमें आपने 27, 28 के समथिंग आंसर कर लिया तो समझ लीजिए आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है। अगला है, डैश डैश ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी। कितने प्रकार की बुद्धि है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। 13 नंबर देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। प्रशंसा, मान्यता, नियम एवं शर्तें, प्राधिकार। तो कौन है जो नहीं किया जाएगा। तो नियम और शर्तों के बिना ये नहीं किया जाएगा। अगला है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को डैश डैश कहते हैं। तो अधिगम कहते हैं, विचारण कहते हैं, अनुभूति कहते हैं या प्रेरणा कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे, लर्निंग। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। कहीं भी कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, शारीरिक है, मनोवैज्ञानिक है, पर्यावरणीय है या उपरोक्त तो सभी। तो सीखने में ये सभी के सभी आते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। डैश डैश वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो सूक्ष्म प्रणाली है, मेसो सिस्टम है, एक्सो सिस्टम है या कालक्रम है। तो वह निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है तो उसे क्या कहते हैं, माइक्रो सिस्टम। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू जिसमें हमारा परिवार, स्कूल, पास पड़ोस ये सभी आते हैं। ठीक है। अगला है, आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। 40, 45, 42, 48। तो कितने, 45 घंटे। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। यहाँ भी निगेटिव पूछा है, तो तंत्रिका तंत्र है, वाहिनीहीन ग्रंथियाँ हैं, दैहिक संरचना है या स्थित जन्य संरचना। तो निर्धारक नहीं है, तो कौन है, स्थित जन्य संरचना नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। निगेटिव पूछा है यहाँ, प्रगति, रूपांतर, प्रतीपगमन या जैसे पैदा होता है। तो आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी, तो सामान्य नियम नहीं होगा कि जैसे पैदा होता है वो नहीं होगा। अगला है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है। तो कौन सा है, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, 8वीं से 12वीं तक की या माध्यमिक शिक्षा। तो पहली से 8वीं जो होती है वो आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। कभी भी आप बिना चारों ऑप्शन पढ़े क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं टिक करेंगे, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर हैं। तो कोशिका विज्ञान के, जीवमिति के या जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन के, सभी के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन इज डी। ठीक है। आप हमेशा चारों ऑप्शन रीड करेंगे तभी आप क्वेश्चन को टिक करेंगे, अन्यथा आप उस क्वेश्चन को नहीं टिक करेंगे कि पहला ही पढ़ा आपने और टिक कर दिया। ऐसी गलती आप एग्जाम में नहीं करेंगे। अगला है 22 नंबर देखिए, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। 2009, 2012, 2005 या 2010। तो किसके अंतर्गत आता है, 2009 के। अगला है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त दो लोगों के निर्देश देते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, लगातार प्रतिस्पर्धा खेलों में समय बिताएं। पेडागोजी ऐसा कुछ नहीं कहती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे अधिक क्या है कि वो अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आप कभी भी सिर्फ एक गोल के पीछे नहीं, आपके अंदर कोई ना कोई कौशल और भी होना चाहिए। ठीक है। 24 देखिए, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अध्ययन। तो पारितोषिक और दंड के माध्यम से, तो क्रिया प्रसूत। ये किसका सिद्धांत है चारों, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है। अगला है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। निगेटिव पूछा है, तो एक समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध निष्कर्ष,
आधार सामग्री एकत्र करना, गतिशील दृष्टिकोण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन इज सी, क्योंकि निगेटिव पूछा है। अगला है परीक्षण की डैश डैश का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांकों की संगत से है। विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला देखिए, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? बहुत ही सुंदर है ना। आंतरिक है, बाह्य है, स्वार्थी है, बाहरी। ना बाहरी है ना स्वार्थी है वो, ना ही बाह्य है। उसके आंतरिक है कि वो बच्चों से प्रेम करती है और इसीलिए वो किसी उच्च सैलरी की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि उसको पसंद है, ठीक है, भले ही कम सैलरी है। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए माता पिता की राय को, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का परिणाम की, शिक्षकों की राय की, या सामुदायिक दृष्टिकोण की। तो किसकी करनी चाहिए? क्योंकि प्रतिभाशाली पूछा है तो सामुदायिक दृष्टिकोण। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, कि जो हमारा व्यू पॉइंट होता है उसकी। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं चेतन, अवचेतन, आचेतन, इदम, अहम, पराहम, आनंद के सिद्धांत, रक्षात्मक प्रक्रिया। ये सभी किसी न किसी ने दिए हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि इनके सभी के नाम जरूर याद करिए, ठीक है। तो फ्रायड ने कहा है कौन सा? इदम, अहम और पराहम। अगला है कौन सा नंबर आ गया? 30। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, स्थिर अवस्था रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है? समस्थित कहते हैं, संतुलन कहते हैं, बढ़ावा देना, या प्रेरणा। तो हम क्या करते हैं? स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए अपने शरीर को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और समझ भी आएगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी ईयर का आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर सकते हैं। तो कल आपके लिए एक नया पेपर लेके आऊँगी मैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। धन्यवाद। राधे राधे।